आज हम अध्ययन करेंगे 3.5 जिसमें आपको त्वरण पढ़ना है, एक्सेलरेशन, और औसत त्वरण पढ़ना है, तात्क्षणिक त्वरण पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेग समय ग्राफ को समझना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, और 3.6 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गति के 3 समीकरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के शुद्ध गति की समीकरण। 3 समीकरण जो 9th में आपने पढ़े हैं, लेकिन हम इन्हें ग्राफीय विधि से, ग्राफ 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफीय विधि से इनके डेरिवेशंस निकालेंगे। दैनिक जीवन में जितनी भी गतियां देखते हैं, सीधी सड़क पर कार का चलना, इसको कहते हैं सरल रेखा में गति। लेकिन हम दैनिक जीवन में जितने भी वाहनों को देखते हैं, वो सारे वाहनों की स्पीड समय के साथ कम होती रहती है या समय के साथ बढ़ती रहती है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कई वाहन सड़क पर, सीधी सड़क पर दौड़ रहे हैं, लेकिन कई वाहन ओवरटेक भी करते हैं, तो उनकी गति परिवर्ती होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में परिवर्ती वेग से गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको कहते हैं त्वरित गति। तो आज हम त्वरित गति के समीकरणों का अध्ययन करेंगे, त्वरण का अध्ययन करेंगे, और त्वरण में औसत त्वरण का और तात्क्षणिक त्वरण का भी हम अध्ययन करेंगे। कार सरल रेखा में गति करती है, यदि सीधी सड़क पर वो चल रही है, इसका मतलब है उसका मोशन सरल रेखा में हो रहा है। तो यदि वो गतिशील है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम त्वरण को समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है, या तो वेग कमेगा या वेग घटेगा, तो समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी त्वरण का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि हम मान लें कि समय t1 पर कोई भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है t1, उसमें वस्तु का वेग v1 है, और t2 समय पर जो क्षण t2 है उस पर उसका वेग v2 हो जाता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण किस तरह से निकालेंगे? परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना। तो अंतिम वेग हमारे पास क्या है? v2 है। t2 टाइम पर उसका वेग v2 हो रहा है, और t1 टाइम पर इनिशियल जो वेलोसिटी है, शुरू की वेलोसिटी है, वो क्या है? v1 है। तो वेग में परिवर्तन आएगा v2 माइनस v1। और समय का अंतराल, ये t1 टाइम था जब घड़ी में t1 टाइम हो रहा था, और ये t2 टाइम है जब घड़ी में टाइम t2 हो रहा है। मान लीजिए 10:05 है, ये 10:10 हो रहा है। तो समय अंतराल कैसे निकालेंगे? बाद वाले समय में से पहले वाला समय हम घटा देंगे। तो ये जो फार्मूला है ये इस तरह से लिखा जा सकता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये वेग परिवर्तन है, और दर का मतलब होता है बटे समय या समय अंतराल। तो ये त्वरण का सूत्र हो गया। अब इससे हम इसका SI यूनिट निकाल सकते हैं। ऊपर वेग आ रहा है, नीचे टाइम आ रहा है, तो ऊपर जो यूनिट आएगा वेग का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे 1 सेकंड और आएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमी सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, m0 LT माइनस 2 आएगा। वेग का विमी सूत्र होता है LT माइनस 1, नीचे t और आएगा, तो ये t जब ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से m0 LT माइनस 2 इसका क्या होता है? विमी सूत्र होता है। अब हम औसत त्वरण की बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। यदि त्वरण परिवर्ती है, इसका मतलब है गाड़ियां जब चल रही हैं तो उनका त्वरण बदल रहा है। पहले मान लीजिए त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, बाद के काल में थोड़ी देर के बाद वो बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम 2 चीजों की गणना करते हैं। औसत त्वरण, यदि परिवर्ती चाल से वस्तु गति कर रही है, परिवर्ती वेग से कर रही है, तो औसत त्वरण, और तात्क्षणिक त्वरण, उस क्षण का, उस समय का, पर्टिकुलर उस सेकंड के त्वरण की गणना की जाती है। तो हम औसत त्वरण को समझते हैं। औसत त्वरण का मतलब होता है वस्तु के वेग में टोटल कितना परिवर्तन हो रहा है, और कुल समय अंतराल, जिस तरह से आप औसत वेग निकालते हैं, इन दोनों के अनुपात को, वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं।
इसे ए के ऊपर एक लाइन खींचकर इसको ए बार पढ़ते हैं, इसके द्वारा या ए एवरेज के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला वही रहेगा, औसत त्वरण वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल। मान लीजिए t1 समय पर वस्तु का वेग v1 है और t2 टाइम पर v2 हो जाता है, वही का वही, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस कंडीशन में, जबकि त्वरण बदल रहा है, त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, तब v1 और v2 वेग हो गए, तब इसका फार्मूला बस ए के स्थान पर ए बार आ जाएगा या ए एवरेज आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या हम इसको ए बार इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये परिवर्तन को डेल्टा, ये जो ग्रीक का डेल्टा है इससे शो किया जाता है, गणितीय भाषा में इसको डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t प्रदर्शित करता है समय अंतराल को और डेल्टा v प्रदर्शित करता है वेग में परिवर्तन को। तो वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम तात्क्षणिक त्वरण की बात करते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु परिवर्ती गति की दशा में है, यदि उसका त्वरण बदल रहा है, त्वरण बार बार बदल रहा है, वेग में परिवर्तन की दर बदल रही है, तो उस किसी क्षण विशेष पर उसका त्वरण जो निकाला जाता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या तात्क्षणिक त्वरण उसको कहते हैं। अब इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म अंतराल लिया जाता है। मान लीजिए डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा v होता है, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल है ये। तो वस्तु के तात्क्षणिक त्वरण को परिभाषित करते हैं इससे, a बराबर होगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, इसको पढ़ते हैं टेंस टू 0, जब डेल्टा t 0 की तरफ जा रहा है, यानी ये जो टाइम है बहुत ही अल्प है, बहुत न्यून है, बहुत छोटा है। लिमिट का मतलब ये है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको लिखते हैं dv अपॉन dt। अब ये dv अपॉन dt जब नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा समतल में गति, तब आप अवकलन पढ़ेंगे। ये गणित में अवकलन है। वेग का t के सापेक्ष अवकलन यदि हम निकालें तो परिवर्ती गति में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। यदि वेग का टाइम के फलन में हमें कोई इक्वेशन दिया है, टाइम के रूप में हमें कोई इक्वेशन दिया है, तो उसका हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो हम तात्क्षणिक त्वरण को निकाल सकते हैं, उस क्षण का त्वरण निकाल सकते हैं। तो तात्क्षणिक त्वरण का मतलब अल्प समय अंतराल डेल्टा t में वेग परिवर्तन यदि डेल्टा v है तो ये उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। अब इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण समय के सापेक्ष उसके वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। ये अवकल गुणांक कहलाता है, t के सापेक्ष अवकलन। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। जैसे स्थिति समय ग्राफ था, समय को हम x अक्ष पर लें और स्थिति को हमने y अक्ष पर लें, तो उन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको कहते हैं स्थिति समय ग्राफ। इसी तरह से गतिमान वस्तु के वेग और समय के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसी को कहते हैं वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाम से ही स्पष्ट है, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ। समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम वेग को लेंगे y अक्ष पर और समय को लेंगे x अक्ष पर। तो इसमें जो ग्राफ खींचा जाता है उसको कहते हैं वेग समय ग्राफ। देखिए इस तरह से होता है। मान लीजिए कोई वस्तु एक समान गति में है। एक समान गति से मतलब है पहले सेकंड में भी उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है, तीसरे में भी उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो एक समान गति में वेग समय ग्राफ एक समय अक्ष के समानांतर एक रेखा के समान आता है। समय अक्ष के समानांतर एक रेखा, देखिए आप पहले सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी 6 मीटर पर सेकंड। तो एक समान गति में जब वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होता, वो एक समान वेग से चलती है, तो जो वेग समय ग्राफ आता है वो एक समय अक्ष के समानांतर एक रेखा आती है। अब हम आगे चलते हैं। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ कैसे होता है। त्वरित गति माने वेग में परिवर्तन की दर उसमें बढ़ रही है,
वेग में परिवर्तन हो रहा, उसको कहते हैं एक समान त्वरित गति। मतलब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तो समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। वेग बदल सकता है लेकिन वेग में परिवर्तन की दर समान होती है। समान समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है। इस गति में यदि समय t को x अक्ष पर लें और वेग को y अक्ष पर लें और एक ग्राफ खींचें तो वो भी एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ होता है। किस तरह से होता है वो हम इसमें ग्राफ में देख लेते हैं। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है। यदि किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन समय के साथ परिवर्तन बराबर, वेग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो त्वरण आएगा वो बराबर आता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। एक समान त्वरित गति कौन सी होती है? जैसे गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसमें वेग में परिवर्तन की दर यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये उदाहरण है एक समान त्वरित गति का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें इस तरह से ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर समान होती है। समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है। तो ये तो होता है वेग समय ग्राफ। अब हम बात करते हैं शुद्ध गति की समीकरण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला समीकरण है v = v0 at, या हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं v = u + at। इसको हमें निकालना है। इन चीजों के पहले मतलब आप लोग समझ लें। इस v का मतलब है अंतिम वेग, स्मॉल t समय के पश्चात जो वेग है वो v है। v0 का मतलब है प्रारंभिक वेग जबकि t की वैल्यू 0 है। तो यहां पर u प्रारंभिक वेग लिया गया है। a का मतलब है एक्सेलरेशन, त्वरण जो उसमें उत्पन्न हो रहा है, और t टाइम है। इसी तरह से यहां प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a और t टाइम। ये और ये एक ही बात है। तो हम इसको ग्राफ से कैसे निकालेंगे, चलिए देखिएगा। देखिए हमने पढ़ा है कि एक समान त्वरित गति में वेग परिवर्तन की दर नियत होती है, त्वरण समान होता है। वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? नियत रहती है। त्वरण नियत रहेगा तो वेग समय ग्राफ, अभी हमने इसकी बात की, किस तरह का आएगा? एक सरल रेखा आएगी जिसकी प्रवणता, ये नया शब्द है प्रवणता, ढाल त्वरण के बराबर होती है। ढाल का मतलब होता है झुकाव। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये एक सरल रेखा आ रहा है। समय अक्ष के साथ वो जितना कोण बनाती है ये सरल रेखा, वेग समय ग्राफ का समय अक्ष के साथ जो झुकाव होता है, जो कोण बनता है, उसको कहते हैं उसकी ढाल। और ये निकाली जाती है tan थीटा से। यहां यदि हमें थीटा निकालना है तो इस प्रवणता को tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा लंब बटे आधार BC बटे AC होगा। तो ये याद रखें कि वेग समय ग्राफ यदि सरल रेखा है एक समान त्वरित गति में तो उसकी प्रवणता यानी ढाल tan थीटा a के बराबर होगी। प्रवणता का मतलब क्या होगा? tan थीटा। ये जो झुकाव है इस सरल रेखा का, इस समय अक्ष से जो झुकाव है उसकी टेंजेंट, इसको कहते हैं प्रवणता। BC/AC, इससे इसका ढाल निकलेगा। ये जो ढलान हमको निकालना है उसमें हमें टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। तो ये टेंजेंट काहे के बराबर आती है? त्वरण के बराबर आती है। इसको आप ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये एक VT ग्राफ है। इसको जरा समझ लीजिएगा। t = 0 पर वेलोसिटी क्या है? v0 है, यानी प्रारंभिक वेग v0 है। और t बराबर जब स्मॉल t टाइम हो गया तब वेग बढ़ के क्या हो गया? v हो गया। तो हमने इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचा तो ये सरल रेखा आई। एक लंब हमने डाल लिया BD और यहां से एक लंब ये डाल दिया। ठीक है। तो यहां ABC जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है, इसमें tan थीटा हम निकालेंगे तो लंब बटे आधार। तो ये BC लंब है और AC आधार है। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा? BC बटे AC। अब हम इस पूरे ग्राफ से VC की वैल्यू निकालें। तो यहां देखिए आप, BC इतना है, यहां से लेके यहां तक BD है। BD में से यदि हम इतने हिस्से CD को घटा देंगे तो BC हमारी आ जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा BC की जगह BD - CD
और ये क्या है, AC, AC किसके बराबर है, OD के बराबर है, तो AC की जगह हम OD रख सकते हैं। अब आप देखिए BD CD जो है वो OA के बराबर है, तो OA कितना है, ये V0 है, V0 है, तो OA की जगह क्या आएगा, V0 आएगा। BD हमारा क्या है, V है, यहां से लेके यहां तक क्या है, V है, ये वेलोसिटी आ रही है यहां पे, तो यहां VD क्या है हमारा, V है, तो हम ऊपर लिखेंगे इसमें V माइनस V0, ये सफिक्स 0 है, V0, V किसकी वैल्यू, BD की, V0 किसकी वैल्यू, इस OA की, तो ऊपर आएगा V माइनस V0। मैंने यहां लिख भी दिया है कि BC की वैल्यू V माइनस V0 आएगी। और OD क्या है, OD ये यहां टाइम T है, ये वाला टाइम T है और ये T0 है, तो समय अंतराल आएगा T माइनस T0, तो OD की वैल्यू आएगी T। अब ये जो tan थीटा है उसको हमने बताया कि प्रवणता A होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, A होती है, त्वरण होती है, तो A बराबर हो जाएगा V माइनस V0 अपॉन T। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए A और T का, तो ये आ जाएगा AT बराबर V माइनस V0। इस V0 का यहाँ पक्षांतर कर दीजिएगा, तो V इक्वल टू आएगा V0 प्लस AT। इसी को हम लिखते हैं V इक्वल टू U प्लस AT। यदि हम V0 को U मान लें, प्रारंभिक वेग को U मान लें, तो यही समीकरण V बराबर U प्लस AT होता है। तो हमने ग्राफ से इसको निकाला फर्स्ट इक्वेशन को। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरा जो समीकरण है शुद्ध गतिकी का, वो इस तरह से लिखा जाता है, x इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यह इसको लिख सकते हैं S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। x या S जहां पर क्या है, विस्थापन है, V0 प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है। इसको इसी ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे, चलिएगा देखते हैं। देखिए, एक समान त्वरित गति में वस्तु का विस्थापन VT ग्राफ और समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। विस्थापन होता है VT ग्राफ क्या है, ये है AB, और समय अक्ष क्या है, ये है। इस समय अक्ष और VT ग्राफ से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है विस्थापन। देखिए, हमें इस विस्थापन x को कैलकुलेट करना है। ये एक डेरिवेशन है जो पिछले क्लॉज में आपने पढ़ा है। VT ग्राफ और समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन x के बराबर होता है। तो हम यदि इस पूरे एरिया को निकाल लेते हैं तो हमारा विस्थापन आ जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, विस्थापन क्या हो गया, x हो गया। यहां क्या बन रहा है, ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ABDO। ये कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। तो हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको दो पार्ट में हम बांट लेते हैं, ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक आयत हो गया। तो यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दें तो हम इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या आधार गुणित लंब। तो x बराबर हमारा क्या आएगा, 1/2 BC, ये क्या है, लंब है, ये ऊंचाई है, और आधार क्या है, AC है, तो इंटू AC आ जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई OA और चौड़ाई क्या हो गई, OD का गुणा कर देंगे, इनकी वैल्यू हम रख देंगे। BC की वैल्यू क्या है, ये देखिए, अभी हमने निकाली थी पिछले इक्वेशन में, V माइनस V0, यह डायग्राम में आपको दिख भी रही है। तो BC की वैल्यू V माइनस V0 कैसे है, ये पूरा V है BD, और ये जो CD है ये V0 है, यहाँ OA के बराबर है, तो ये आएगा V माइनस V0। AC की वैल्यू क्या है, T, क्योंकि ये इतना क्या है, T है, तो ये भी क्या होगा, T होगा, तो इंटू T। OA कितना है, V0, OD कितना है, T है। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब हम प्रथम समीकरण जो अभी निकाले हैं वो ये होता है, V इक्वल टू V0 प्लस AT। इससे V माइनस V0 निकाल लेंगे, V0 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो V माइनस V0 इक्वल टू क्या आएगा, AT आएगा। तो इसमें यहां पर V माइनस V0 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, AT। ये हमारे समीकरण 1 और 2 आए। ये पहला समीकरण आया, एक बार इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला और यहां आयत का क्षेत्रफल निकाला,
और ये हमारा पहला समीकरण था, इससे हमने समीकरण 2 बनाया, v माइनस वी जीरो बराबर 80। ये इक्वेशन 2 आया, तो हमने इसकी जगह पर वैल्यू रख दी 80। तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 1/2 80 इंटू टी प्लस v0t। तो यहां हो जाएगा 80 स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ 80 स्क्वायर प्लस v0t। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको पहले लिख दिया v0t प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये यही समीकरण है, ये दूसरा समीकरण आ गया। हम कुल मिलाके दूसरा समीकरण निकालने के लिए हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा हमारा ये आयत हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यही समीकरण इस तरह से लिखा जाता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब हम तीसरे समीकरण पर आते हैं। तीसरा समीकरण हमारा क्या है, ये है v स्क्वायर इक्वल टू v0 का स्क्वायर प्लस 2ax, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये मतलब आप समझ चुके हैं, u और v के और s के। वही हम डायग्राम लेंगे, वही ग्राफ लेंगे, तो उससे कैसे निकालेंगे। अभी आपने पढ़ा कि एक समान त्वरित गति में वस्तु का विस्थापन vt ग्राफ और समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अभी हमने क्षेत्रफल निकाला इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, उसको लगा के हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे तो तीसरा समीकरण आ जाएगा। तो विस्थापन x बराबर क्या होगा, समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। अब हम इसको निकालेंगे इसके फार्मूले से। 8th में आपने पढ़ा है ये फार्मूला समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। वो क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। अब इसमें समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, समानांतर भुजाएं इसमें हैं, इस वाले में ये BD और ये OA, इन दोनों का योग हो जाएगा। तो समानांतर भुजाएं OA और BD प्लस हो गया 1/2 बाहर आ गया, इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो दूरी कितनी हो गई, OD। अब इनकी वैल्यू रख दें। OA की वैल्यू कितनी है, OD AC के बराबर है। AC की वैल्यू हम रख देंगे यहां पर, तो OA प्लस BD इंटू AC, ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब हम समीकरण 1 ये ले आए। अब वेग प्रवणता, वेग समय ग्राफ में प्रवणता यानी ढाल tan थीटा त्वरण के बराबर होता है। tan थीटा बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन को निकालते समय हमने इसको यूज किया था। तो BC/AC जो है वो आएगा tan थीटा का मान BC/AC, और ये काय के बराबर होगा, A के। इससे हम AC निकाल सकते हैं, AC को यहां ले जाएं और A को यहां ले आएं, तो BC/A बराबर आएगा हमारा AC। ये AC की वैल्यू आ गई। समीकरण 2 से AC की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से हमने रखा तो ये आया BC/A। अब हम इनकी वैल्यू सबकी रख देते हैं। OA की वैल्यू कितनी है, ये क्या है, V0 है, तो OA की जगह V0 लिख दिया। BD की वैल्यू कितनी है, V है, उसकी जगह B लिख दिया। BC, ये BC है, BC की वैल्यू ये दिख रही है आपको, V माइनस V0/A। अब देखिए, ये A प्लस B के फॉर्म में है, ये A माइनस B के फॉर्म में है। आपने पढ़ा है A प्लस B और A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये यहां पर A है और ये प्लस B है, ये A और माइनस है। तो गणित में सूत्र है, सर्वसमीका है, A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर, और ये 2 और A का गुणा होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2A। इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2AX, तो ये आ जाएगा 2AX बराबर V0 V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर। V0 स्क्वायर का पक्षांतर कर दीजिए तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर प्लस 2AX। ये हमारा तीसरा समीकरण है। इसी को हम लिखते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यदि विस्थापन को हम S मान लें और प्रारंभिक वेग को U मान लें तो सारे समीकरणों में X की जगह S आ जाता है और V0 की जगह U आ जाता है।
तो इस तरह से ये तीसरा समीकरण हमने निकाला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने निम्न अवधारणाओं को आज के इस लेक्चर में समझा। त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। दूसरी चीज हमने समझी वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ, और ग्राफीय विधि से शुद्ध गतिकी के समीकरणों को व्युत्पन्न किया। ये 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण हमने किया v = v0 + at, इसको v = u + at भी लिखते हैं, इसे आप ध्यान रखें। 9th में भी आपने किए हैं, लेकिन हमने 11वीं में ग्राफीय विधि से इनको करना है और साथ ही कलन विधि से भी इसको करना है, कैलकुलस से करना है। दूसरा समीकरण हमने किया x = v0t + 1/2 at², या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं s = ut + 1/2 at²। x की जगह s आएगा विस्थापन। और तीसरा समीकरण हमने किया v² = v0² + 2ax, या इसको हम लिखेंगे v² = u² + 2as। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी भौतिकी के भाग 1 के पृष्ठ क्रमांक 45 से